हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो सिजेरियन सेक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि बड़ा ऑपरेशन क्या होता है और ये किन वजूहात की बिना पर किया जाता है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन के लिए मरीज़ को किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या प्री ऑप प्रिपरेशन क्या होती है। सिजेरियन सेक्शन कितनी तरह की बेहोशी में किया जा सकता है और इसके बाद की केयर यानी पोस्ट ऑप केयर के बारे में और कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन इस प्रोसीजर में हमें फेस करना पड़ सकता है। हम ये भी देखेंगे कि डिलीवरी के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रेपरेशन के लिए तो इसमें ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें हमें हीमोग्लोबिन लेवल पता होना चाहिए। 10 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। 10 टू 11 है तो ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर इससे कम है तो हमें ब्लड अरेंज करना पड़ता है जिसके लिए पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। 1 या 2 खून की बोतलें अकॉर्डिंग टू पेशेंट के एचबी लेवल हम डिसाइड करते हैं। उसमें ब्लड शुगर की टेस्टिंग है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल प्रोटोकॉल, जैसे कि कोविड-19 इसके भी टेस्ट होते हैं और एचआईवी के भी टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी टेस्ट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू लोकल प्रोटोकॉल इसमें वेरिएशन आती है। जहाँ तक आ जाती है पेशेंट की फिटनेस की बात, तो इसमें एनेस्थीसिया की फिटनेस होती है और कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये दमा, टीबी या कोई और ब्रेन डिसऑर्डर है तो इसमें मेडिकल असिस्टेंस उसके हिसाब से मेडिकल फिटनेस ली जाती है। पेशेंट को एक दिन प्रेपरेशन में पेशेंट को एक दिन पहले से बता दिया जाता है कि रात 12 बजे के बाद या 8 घंटे या 12 घंटे का ऑपरेशन से पहले खाना पीना बंद कर दिया जाता है और उसको उस दौरान में आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। जहाँ तक एरिया प्रेपरेशन की बात है तो इसमें कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ ये रिकमेंड करती हैं या ये कमेंट करती हैं कि इस एरिया को अगर नीट करना है, वैक्स करना है या शेव करना है तो उसमें कम से कम 24 आवर्स का टाइम होना चाहिए। तो प्लान्ड सिज़ेरियन सेक्शन में हम ये पेशेंट प्लान कर सकता है 2 दिन पहले वो अपने एरिया नीट कर ले, लेकिन 24 घंटे से कम अरसे में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट को शावर भी लेना चाहिए ऑपरेशन से एक दिन पहले, वो शावर लें, फ्रेश हों, नीट हों और हॉस्पिटल में आएँ और हॉस्पिटल में उनकी आईवी लाइन सेव की जाती है, उनके टेस्ट सारी रिकॉर्ड देखा जाता है, इंडिकेशन देखी जाती है, एनेस्थीसिया फिटनेस और मेडिकल एवेल्यूएशन फिटनेस इसकी असेसमेंट होती है। उसके बाद प्री ऑप मेडिकेशन दी जाती है जिसमें एंटीबायोटिक और एंटासिड्स वगैरह होते हैं और फिर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के जो महकमा है या एनेस्थेटिक जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कि हमने इनको जीए देना है यानी कि पूरा बेहोश करना है, ये रीजनल एनेस्थीसिया देना है। रीजनल एनेस्थीसिया में स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो स्पाइन जो रीजनल एनेस्थीसिया है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें पेशेंट कॉन्शियस होती है, पेशेंट को होश होती है क्योंकि इसमें पेट का निचला हिस्सा और निचला दर्द जो है इसको सुन किया जाता है, इसमें पेन की सेंसेशन नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को बच्चे के साथ फ़ौरन से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट बेबी को फीड भी करा सकती है और पेशेंट कॉन्शियस होती है, उसको सारा पता होता है कि सर्जरी हो रही है और वो जल्दी रिकवरी फेज इसकी शॉर्ट हो जाती है। ऑपरेशन के स्टेप्स जो हैं उसमें हम पेट पे इंसिजन देते हैं और उसके अलावा यूट्रस में इंसिजन देते हैं और बेबी को डिलीवर करते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में स्टिच किया जाता है और डिलीवरी के दौरान बेबी को रिससिटेशन के बाद फौरन पीडियाट्रिशियन को, जो पीड्स के डॉक्टर हैं, उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। अगर बेबी स्टेबल है तो पीडियाट्रिशियन मदर को बेबी वापस कर देते हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट ऑप केयर के लिए। अभी एनेस्थीसिया के हिसाब से कुछ पेशेंट को 12 घंटे के लिए ऑपरेशन के बाद उसको खाली पेट रहना होता है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता क्योंकि बेहोशी का असर। पोस्ट ऑप पीरियड में या पोस्ट ऑप रिकवरी टाइम में इस एनेस्थीसिया की टाइप के हिसाब से मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। अगर रीजनल एनेस्थीसिया है या रीजनल एनेस्थीसिया है तो उसमें पेशेंट क्योंकि कॉन्शियस होती है, उसमें 8 से 12 घंटे के बाद पेशेंट को खाने पीने के लिए हम अलाउ कर देते हैं। इनिशियली
उसको लिक्विड्स पे अलाउ किया जाता है, क्लियर फ्लूइड्स अलाउ किए जाते हैं, और अगर वो टॉलरेट कर लेती हैं तो फिर थोड़ा से सॉलिड सेमी सॉलिड्स ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन लिक्विड के फ्लूइड फॉर्म में ये ज़्यादा अमाउंट में इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, और ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। और आपके डॉक्टर जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन है या अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं, वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि किस टाइम पे आपको कुछ फ्लूइड लेना है और किस फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, सॉलिड सेमी सॉलिड्स हैं या सॉलिड्स हैं। यूजुअली इस सारे प्रोसेस में जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो आईवी लाइन के साथ उसमें कैथेटर भी डाला जाता है, यानी कि पेशाब की नाली डाली जाती है। वो इसलिए कि ड्यूरिंग सर्जरी हमें ब्लैडर को सेव करने के लिए हम नाली डालते हैं कि उस टाइम पे यूरिन की वजह से ब्लैडर भरा हुआ ना हो, मतलब यूरिन ब्लैडर भरा हुआ ना हो, तो कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज चाहिए होती है। और ये वाला फोलिस कैथेटर, ये जो पेशाब की नाली ऑपरेशन के बाद भी 1 या 2 दिन तक लगी रहती है। और ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट जब आपको या ऑब्स्टेट्रिशियन जब आपको कहते हैं, उसमें ये पेशाब की नाली निकाल दी जाती है। और फिर पेशेंट जब कम्प्लीटली मोबिलाइज हो जाता है, चलने फिरने के काबिल हो जाता है, तो वो खुद वॉशरूम में जाके यूरिन भी करता है। और इस सारे अरसे में जब पेशेंट को बेहोशी का असर होता है, तो इस सारे अरसे में उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, उसके ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आ सकती हैं, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन में भी चेंजेस आ सकती हैं। तो ये जो रिकवरी टीम है ऑपरेशन थिएटर के बाद वो सारी असेसमेंट करती हैं, और पेशेंट का उनके अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। और इस दौरान अगर पेशेंट ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया में है, कॉन्शियस है, तो वो बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में जब वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होते हैं, तो उसमें पेशेंट को अपनी टांगें और अपने पाँव बार बार हिलाते रहना है, क्योंकि इस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी है और बड़ा ऑपरेशन है, तो इसमें खून के जमने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। और स्पेशली जो टांग की वेन्स हैं जिसमें खून जम जाता है, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन होती है, जिसमें ये खून का गल्लोथरा वहाँ से अपनी जगह से हिल के फेफड़ों में चला जाए या दिमाग में की नाली में चला जाए, तो खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो जब तक बेड पे हैं, जब तक आप प्रॉपर्ली मोबिलाइज नहीं हुए, पेन फ्री नहीं हुए, एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, रीजनल एनेस्थीसिया का है या फिर जीए का है, जैसे ही वो पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो अपनी टांगें हिलाते रहें, साइड चेंज करते रहें, जैसे आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। इसके अलावा जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है स्पाइनल या एपिड्यूरल, तो इसमें पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि उन्होंने फर्स्ट कम से कम पहले जो 24 टू 48 आवर्स यानी 1 से 2 दिन में वो तकिया इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस सूरत में है ये जो सर है इसमें प्रेशर चेंजेस आती हैं और पेशेंट को हेडेक होती है। तो ऐसे सब पेशेंट जिनको रीजनल एनेस्थीसिया में सर्जरी हुई है, वो पिलो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो उनको ये रिकमेंड किया जाता है या उनको ये इनकरेज किया जाता है कि टांगों के नीचे तकिया रखें, ताकि प्रेशर चेंजेस जो सर में प्रेशर चेंजेस आनी है, जो कि बाद में सर दर्द की सूरत में जाहिर होनी है, उनसे बचा जा सके। जहाँ तक वुंड केयर की बात आती है, तो फर्स्ट टू सेकंड या थर्ड डे पे ड्रेसिंग चेंज होती है, जिसमें ज़ख्म को की हेल्थ के बारे में देखा जाता है, उसमें स्किन की अप्रॉक्सीमेशन चेक की जाती है, इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क देखा जाता है। पेशेंट को यूजुअली सेकंड या थर्ड डे पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको नॉर्मल रूटीन केयर एडवाइस की जाती है, बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एडवाइस किया जाता है, और नॉर्मल डाइट का एडवाइस की जाती है, जिसमें फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं हो, मुनासिब हद तक पंजीरी और ये वाली जो प्रेपरेशन जो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, वो वाली चीज़ें खाई जा सकती हैं। मुनासिब हद तक घी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें उसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये वेट गेन की सूरत में ज़ाहिर होता है। और फिर वो ये वाला वेट गेन, ये वाली जो फैट्स हैं, इसको रिड्यूस करें, इसको बाद में बॉडी से जो एक्सेसिव वेट गेन की फॉर्म में आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। और समटाइम्स देखा गया है कि इस टाइम के जो छिले के टाइम की जो वेट गेन होता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल वेट पे आने के लिए।
7th डे पे दोबारा बुलाया जाता है पेशेंट के स्टिच देखने के लिए, और अगर वहाँ पे स्टिच लाइन पे इन्फेक्शन हो, रेडनेस हो, या फिर जब आप घर में पेशेंट को एडवाइस की जाती है वूंड केयर के लिए, तो उसमें देखना होता है कि स्टिच लाइन पे कोई सुर्खी माइल अगर जगह हो रही है, रेडनेस हो रही है, या कोई सोजिश हो रही है, या उसमें से पस निकल रही है, पीप निकल रही है, या कोई ब्लड निकल रहा है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है, डॉक्टर से रिव्यू करना है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो 7वें दिन आना है, और 7वें दिन आपके मटेरियल यूज़ हुआ है, अगर या तो स्टेपल्स हैं तो स्टेपल रिमूव किए जाएंगे। अगर ऐसे मटेरियल है कि जो डिज़ोल्व हो जाता है तो उसमें कई दफ़ा स्टिचेस रिमूव नहीं भी करने पड़ते, लेकिन अगर ऐसे मटेरियल है जिसमें स्टिच रिमूव करने हैं तो 7th डे पे स्टिच रिमूव किए जाते हैं। जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात है तो ब्रेस्ट फीड बेबी को अकॉर्डिंग टू चॉइस और अकॉर्डिंग टू ईज़, और ब्रेस्ट फीडिंग में जो रिकमेंडेड है वो 2 इयर्स की है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि कुछ फीमेल्स कुछ पर्सनल रीजंस होती हैं, या कुछ सोशल रीजंस होती हैं, या उनकी जॉब की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक नहीं करा सकती। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी दोबारा हो सकती है 6 वीक्स के बाद, किसी भी टाइम ओवुलेशन रिज्यूम हो जाएगी, और वो पीरियड्स नहीं भी आ रहे, ब्रेस्ट फीड करा भी रही हैं, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। जो रिलेशनशिप है कि कब रिज्यूम करना है, तो जो पर्सनल रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ, या इंटीमेट रिलेशनशिप, ये आप आफ्टर 6 वीक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और इस दौरान कॉन्ट्रासेप्शन करनी है, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक्सक्लूसिव नहीं करा रहे और मेंसेस नहीं आ रहे तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप डिस्कस करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी का जो इंटरवल है वो 2 to 3 इयर्स होना चाहिए, स्पेशली जब सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है। तो इन सब कंडीशंस में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि कौन सा मेथड बेहतर रहेगा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। अब आ जाते हैं वजाइनल डिलीवरी की तरफ। जो पेशेंट्स ऐसी जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, बेबी भी नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन में है, कोई प्लेसेंटा की भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी की पानी भी ठीक है, मदर की भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जिसमें हमें वजाइनल जो नॉर्मल रूट है उसको बाईपास करना है, तो इसमें वजाइनल डिलीवरी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये है कि इसमें फास्ट रिकवरी है, इसमें ब्लीडिंग भी कम है, पोस्ट ऑप जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी कम है। और इसके अलावा जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पेशेंट जल्दी वापस आ जाती है, बेबी की केयर भी जल्दी कर सकती है। उसमें नॉर्मल डिलीवरी में छोटा ऑपरेशन जो एपिज़ियोटमी हुई है उसकी भी रिकवरी एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन जो रिकवरी है उसमें फास्ट हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करने में कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो एरिया है वहाँ पे कट है और वहाँ पे स्टिचेस होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन अब हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। सिजेरियन सेक्शन का सबसे जहाँ तक लॉन्ग लिस्ट है नुकसान की, सिजेरियन सेक्शन में ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, हेमरेज है, और इसके अलावा लेटर ऑन भी एक दफ़ा सिजेरियन हो तो अगली दफ़ा भी सिजेरियन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ स्टडीज़ में 70% तक है। तो जबकि नॉर्मल डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशन है उस रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, उस दौरान पेन होती है पेशेंट को, कुछ पेशेंट में क्रॉनिक पेल्विक पेन में एंड अप हो सकती हैं, और वजाइनल डिसफिगरमेंट भी कुछ पेशेंट में देखा गया है। और लेटर ऑन देखा गया है कि जैसे पेशेंट को लॉन्ग लेबर है, या मल्टीपल बर्थ्स हुई हैं, वजाइनल बर्थ्स हुई हैं, तो उसमें ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि वो लोअर एरिया में प्रेशर फील होता है, ऐसे फील होता है कि जैसे कोई यूट्रस नीचे आ रही है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखी गई हैं प्रोलॉन्ग लेबर में, स्पेशली जो कि डिफिकल्ट लेबर थी और वो कॉम्प्लिकेशन में एंड अप हुई है। अगर देखा जाए सिजेरियन, तो ये सिजेरियन एक ब्लेसिंग है, स्पेशली उस कंडीशन में जिसमें कि हमें वजाइनल रूट को बाईपास करना है। वजाइनल रूट से अगर डिलीवरी की जाए जिसमें माँ को भी के लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बेबी के लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है,
और आजकल जैसे कि मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एनेस्थीसिया सेफ है, तो सिजेरियन सेक्शन भी सेफ ऑप्शन है उनके सब कंडीशंस में, जिसमें वजाइना डिलीवरी, वजाइना वाला जो रूट है, जो नॉर्मल रूट है, उसको बाईपास करना है, तो सिजेरियन सेक्शन भी एक सेफ ऑप्शन है। डिपेंड करता है आपकी पेशेंट की चॉइस पे, डिपेंड करता है ऑब्स्टेट्रिशियन की प्रेफरेंस पे, डिपेंड करता है बेबी की कंडीशन पे और मैटरनल कंडीशन पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करेंगे। सिजेरियन सेक्शन के बारे में मजीद मालूमात के लिए या आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं आपसे, के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू।